बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, टी20 के बाद ओडीआई सीरीज़ का भी इख्तिताम हो चुका है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से 4-1 से सीरीज़ अपने नाम की। इसके पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ओडीआई रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की। दो कि वो कोई 1-2 दिन के बाद दोबारा हमसे चली गई, बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन यही था कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान ओडीआई में पहले नंबर पर आया। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड कप में क्या स्क्वाड होना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। और उसके साथ साथ जो एशिया कप की होस्टिंग का एक मामला है, जो भारत की खास तौर पे एक इसमें एजेंडा बेस और हटदर्मी नज़र आ रही है, उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और एक्स चीफ सेलेक्टर भी रहे, और आजकल उनके जो एनालिसिस हैं वो हम सब सुनते हैं। हमारे से शो में मौजूद है वन एंड ओनली मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ठीक है? चलें अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। वसीम भाई, पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। आपसे आज कोशिश करेंगे काफ़ी कुछ जाना जाए, बट सीरीज़ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। काफ़ी पॉजिटिव भी इसमें नज़र आए। सबसे पहला ये कि हम ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे आए। टी20 परफॉर्मेंस आपने देखी, बिट्स एंड पीसेस में थी। दो कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि हमारे जो 9 मेन प्लेयर थे जो न्यूजीलैंड के, वो इस टीम का पार्ट नहीं थे। उनकी बी साइड भी कह रहे थे काफ़ी लोग, हमें नज़र भी आया कि वो चीज़ नहीं, बट टी20 में उन्होंने अच्छी गेम खेली। ओडीआई के अंदर भी बड़ी कंपेटिटिव किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली। ओवरऑल आप कैसे इस सीरीज को समराइज करते हैं? देखिए, ज्यादा की T20 सीरीज की बात है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स जो थे वो बेहतर आने चाहिए थे, कंसिडरिंग हमारी ऑलमोस्ट आपकी पूरी टीम खेल रही थी। उनके आगे से आपने भी कहा कि काफी प्लेयर्स मिसिंग थे उसके अंदर। ओडीआई के अंदर बेहतर हमारी परफॉर्मेंस रही है। जो अच्छी चीज थी कि पहले हमने कुछ नए लड़कों को चांस दिया कि रोटेशन पॉलिसी की तरफ के नए लड़कों को चांस दिया, तो जिन्होंने अपना टैलेंट भी शो किया है। तो पॉजिटिव काफी है सीरीज के। लेकिन साथ साथ अगर आप देखते हैं कि जी फुल स्ट्रेंथ जब एक टीम नहीं आती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप आराम से जीतेंगे, या आप क्लीन स्वीप करेंगे, या T20 सीरीज है वो भी आप जीतेंगे। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रहे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो कुछ परफॉर्मेंसेज, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आपको नजर आई काफी अच्छी। बाबर एज यूजुअल आपकी इसकी परफॉर्मेंस नजर आई, बिकॉज ब्रिलियंट फ्रॉम फखर जमान, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। तो बस थोड़ा सा यही होता है कि यार जब टीम आती है ऐसी जो कि फुल स्ट्रेंथ नहीं होती है तो जीत जाते हैं तो उतना ज्यादा क्रेडिट आपको मिलता नहीं है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो सारी गन्स आपकी फिर होती है, तो बी टीम से हार गए या सी टीम से हार गए, तो इस तरह की मिक्स जब रिजल्ट आते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। लेकिन आई थिंक के T20 की हमारी एक सैटल टीम है जिसमें पिछले 2 साल में हमारी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह अगर हम वनडे की भी देखते हैं कि हम एक सीरीज इंग्लैंड में आ रहे थे, उसके अलावा सीरीज हम जीतते हुए आ रहे थे। तो मुझे बस थोड़ा सा ये है कि बस जस्ट फॉर द सेक कुछ चेंजेस जो की गई टीम के अंदर, जस्ट अपना नाम स्टैम्प करने के लिए दिया, नाम आ गया तो जरा 2 चेंजेस करते हैं। अननेसेसरी चीजें थी, टीमें आपकी सेटल थी और वनडे की टीम भी आपकी सेटल ही थी कि पिछले आप 2 साल से देखते हैं तो आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के अंदर जा रही थी। तो वो थोड़ा सा जो पार्ट है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो कुछ यंगस्टर्स को मौके मिले जो कि खुश आइन थी। वसीम भाई, मैं कोशिश करूंगा आज हम तमाम मेन टीम प्लेयर्स के ऊपर बात कर सकें जो हमारी 15-16 का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात सिर्फ T20 की करके फिर मैं ओडीआई की तरफ आना चाहूँगा। T20 में हमने देखा कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। उसके अंदर पास में हम देखें तो हम 2 साल 11 सीरीज़ भी जीते सरफराज की क़यादत में। फिर ओबियसली मिसबाह हक और एक कॉम्बो बना बाबर आजम का। फिर 2020 में आप भी इस एज ए चीफ सेलेक्टर के तौर पे आए। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी इसके अंदर 2 वर्ल्ड कप खेले गए। दोनों में परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की बड़ी अच्छी थी। एक में हमने सेमीफाइनल खेला, एक में फाइनल खेला। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि टाइटल जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेमीफाइनल या फाइनल खेलना ये पाकिस्तान जैसी नेशन में या सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट में ये कुलिया या फार्मूला चलता नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? और अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास में थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ भी गई है, खासतौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर। तो T20 के वाले से मैं मेनली जानना चाहूँगा, क्या आप सेटिस्फाइड हैं परफॉर्मेंस से, या आपको लगता है कि काफ़ी चेंजिंग हो रही है, लड़के श्योर नहीं है किसको स्क्वाड में होना चाहिए, इस वजह से प्रॉब्लम आया? देखिए, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, चाहे आप बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं, चाहे आप आईसीसी के इवेंट्स देख लें या उसके बाद एशिया कप भी देख लें, तो ऑब्वियसली जो आपको एक बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है वही जब आप ट्रॉफी लेके आते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि
जब एक प्रोसेस आपका चल रहा है, आप पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली आपका कोशिश या गोल्स आपकी यही होते हैं कि आप टाइटल जीते। लेकिन आई थिंक सेमीफाइनल खेलना और उसके बाद फाइनल खेलना, आई थिंक वाज अ मैसिव अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान टीम, जब कोई वेट नहीं कर रहा है। मतलब बाहर के लोग तो छोड़ देना, जब अपने लोग, जो लोग अभी ट्रॉफी के बगैर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उनकी प्रेडिक्शंस तो यही थी कि ये टीम तो पहले राउंड से बाहर हो जाएगी, ये तो 2 मैच नहीं जीत सकती। तो इस तरह के मतलब वो एनालिसिस आपको देखने को मिल रहे थे। तो आई थिंक जबरदस्त लेकिन परफॉर्मेंस वसीम भाई रही है मैचेस हम पाकिस्तान हारे भी, टीम की, हम और आप इंडिया कह से हारे, सकते फिर हैं हम कि जिम्बाब्वे से हारे, तो परफॉर्मेंस हमारी बिट्स एंड पीसेस में थी, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई थी वर्ल्ड कप में। देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आप कौन सा वर्ल्ड कप आप मतलब किस तरफ रेफर कर रहे हैं? आप चैंपियन ट्रॉफी जो थी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आप जीते थे, या 92 वर्ल्ड कप आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से जीते थे? इवेंट्स में ऐसे ही होता है, कोई टीम ऐसी नहीं आती कि वो आती है अनबीटन और आके वो चैंपियन ले जाती है। तो ये जो भी इवेंट्स होते हैं उसका ये मतलब उसकी खूबसूरती आप यही कह सकते हैं, हम्म, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं आपके। तो आई थिंक ये कह देना चाहिए कि फाइनल में तो पहुंच गए थे, लेकिन वो जो मैच हार गए थे ना आप पहले, जी टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम थी, फाइनल जब फाइनल में टीमें पहुंच गई थी तो वो आपके सामने थी कि पाकिस्तान वाज हाईली रेटेड की सबसे बेहतरीन जो टीम है वो पहुंच गई है फाइनल के अंदर। तो ये तो फिर मतलब आप ना खुश हो तो फिर आप कहीं उसके बाहर निकाल सकते हैं कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस अच्छी रही, और फाइनल में भी आपको पता है कि जो सूरत हाल बन गई थी, अगर वो इंग्लिश वाले इश्यू ना होते तो ट्रॉफी हमने ले आना था, लेकिन नहीं था किस्मत में आपकी, और कुछ ऐसे बस आप वहां पे हुए जिसकी वजह से आप नहीं जीत सके। तो अदरवाइज मतलब आज मेरे से पूछते हैं तो आई थिंक मैं तो सेटिस्फाइड था टीम परफॉर्मेंस से, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस चीज की थी कि टीम परफॉर्म कर रही थी, और एक इन्वायरमेंट बना हुआ कि वो जो एक बड़ा जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट टीम का, जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी टीम को बिल्ड करने के लिए। तो पास में इस पे काफी मसाइल आ रहे थे कि जिसपे हमने काबू पाया टीम सिलेक्शन के अंदर, कुछ टीम मैनेजमेंट उनके साथ भी बैठे कि किस तरह इसको बेहतर किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज अचीव की। अच्छा वसीम भाई, आपके ना एक क्रेडिट पे भी जाती है और डिसक्रेडिट पे भी जाती है। क्रेडिट पे ओबियसली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अपनी सिलेक्शन कमेटी के अंदर डाटा एनालिस्ट के तौर पे एक पूरा डाटा एनालिसिस किया प्लेयर्स का, फिक्स फैक्ट्स एंड फिगर लेके आए, स्टैट्स लेके आए, और उसके साथ फिर लड़कों की सिलेक्शन को जस्टिफाइड किया, जिसमें कुछ नाकदीन ने कहना शुरू किया कि लैपटॉप सेलेक्टर भी है, आपको ये टैग भी दिया, ऐसा नाम भी सुनने को मिला, तो एक क्रिटिसिज्म भी आया। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी आपके क्रिटिसिज्म में आई कि उसमें आपको कईयों ने, जब आपने कई ऐसे प्लेयर को जब ऐड किया, खासतौर पे जिसमें शर्जील की बात करें, या हम उसमें देखते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर सुहेब को भी आपने चांस दिया, फिर इसी तरह 2-3 और नाम भी हैं, तो उसमें आया कि जी ये लड़कों को फिटनेस टेस्ट पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिया जा रहा था, फिर इसको ओवरलुक किया गया। तो आप कैसे देखते हैं डिसीजन को कि किस तरह फिर आपने लेटर ऑन, जब बाद में वो लड़के जब बाहर हुए तो दोबारा कम बैक नहीं कर पाए? खास तौर पे मैं पिछले प्रीवियस वर्ल्ड कप जो हमारा यूई के अंदर खेला गया उसकी बात करना चाहूँगा। 2-3 प्लेयर हमारे टीम का पार्ट थे, और जिसमें बाद में लेटर ऑन मेरे ज़राए के मुताबिक कि उसमें कैप्टन ने कहा कि मुझे शुएब मलिक चाहिए, सरफराज चाहिए, और फिर आपको उसमें से उनको साइडलाइन करके उनको ऐड करना पड़ा। इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप? नहीं देखिए, ये जो आखिरी आपने बात की आपके सोर्सेज वाले, तो आपके सोर्सेज वैसे फारग है, उनसे आप अच्छा। ज्यादा रिलाय ना किया करें। जो, ठीक है। जो असल में चीज थी देखें, जो फिटनेस का क्राइटेरिया या एक स्टैंडर्ड सेट जिसमें किया आजम खान जाता का है, भी एक मैं obviously नाम वो ऐड करना सेट होता चाहूंगा, है आपकी आजम टीम खान भी ऐड मैनेजमेंट। किया गया था। हाँ, कोई भी नहीं खेला है वैसे वर्ल्ड कप, कोई भी नहीं खेला, तो कितने भी आपने नाम दिए। नहीं, वो मैं अब यही उसको कह मैं रहा हूँ थोड़ा कि आपने एक्सप्लेन करता हूँ। आपने देखिए रखे उन थे दिनों में लेकिन बाद हमें में चेंज कर दिए गए थे, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी जी जी, वर्ल्ड कप में वो नहीं थे, लड़के इनिशियल सेलेक्ट हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली वन फिट हो गए थे, और फिर हमने आजम को और कुछ लड़के इनको हमने चेंज किया था उस वर्ल्ड कप के अंदर। अब उसमें देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है फिटनेस वाला, अब फिटनेस का ऑब्वियसली जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक म्यार है, ठीक है, वो आपकी होता है जी कि ठीक है जी हमने ये फिटनेस का हमने म्यार रखना है। अब वो काम आपकी कह सकते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का या चीफ सिलेक्टर का नहीं है, उसमें टीम मैनेजमेंट का ज्यादा रोल होता है जी। क्योंकि इस तरह का हमें एक बात सेट की हुई है टीम के अंदर, हमें इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए, स्किल को हम बाद में देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो कुछ और लड़के ऐसे थे, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब वो देखने में शायद आपको फिट नजर आते हैं, अब जिनके नाम आप ले रहे हैं वो देखने में उतने फिट नहीं लगते थे, हालांकि इनकी फिटनेस उन लड़कों से ज्यादा थी जो ऑलरेडी टीम के अंदर थे। ठीक है। तो जब वो चीज आ रही थी कि स्किल को प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो स्किल को देखते हुए, फॉर्म को देखते हुए हमने कहा जी ठीक है, इन लड़कों को भी चांस देते हैं। बाकी हमने ट्राई करके देख लिए थे, और उसमें स्पेशली मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें प्रॉब्लम्स थी, और हम इसको हम हल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सबको हमने चांसेस दिए थे।
तो फिर हमने ये डिसाइड किया था विद टीम मैनेजमेंट कि हम स्किल को थोड़ी सी प्रायोरिटी देके फिटनेस को उसके साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो उस पॉलिसी के तहत जब ये हमने किया, जो चेंजेस वाली बात है ऑब्वियसली वो देखें, जब चेंज हमने किया था तो उस दौरान हमारी एक सीरीज थी वो कैंसिल हो गई थी न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद हमारा नेशनल T20 कप चल रहा था, उसके अंदर फिर हमने कुछ चीजों को दोबारा देखा, करंट फॉर्म देखी, और जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी कि जो लग रहा था हमें कि यार ये थोड़ी सी यूएई वाली है, तो हमने फिर वो देखा कि यार यहाँ पे अगर ये लड़के कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट्स बेटर कि अगर हम यहाँ पे कुछ चीज चेंज करें। और इसमें कोई बुराई नहीं थी या कोई इसमें, इनफैक्ट आपको भी याद होगा कि दुनिया भर के मीडिया ने मिसाल दी थी कि अगर पाकिस्तान लास्ट मिनट में अपनी टीम में चेंजेस कर सकता है तो बाकी टीमों ने ये ऐसा क्यों नहीं किया, नोइंग के उनके पास उस सिचुएशन के लिहाज से बेटर प्लेयर हो सकते थे। अच्छा वसीम भाई, एक और दूसरा आपका सवाल था जी, मैं भूल गया वैसे, अगर आप दोबारा जी याद करा रहे हैं। आजम खान के हवाले से, और दूसरा क्या मिडिल ऑर्डर में हमारे ये लड़के जो काफ़ी 3-4 खेले थे, जिसमें खुशदिल शाह भी था, आजम खान भी थे, आसिफ अली को भी चांस दिया गया, बट कोई मिडिल ऑर्डर में ना T20 में सेटल हो पाया ना ओडीआई में हो पाया। देखिए, अगर T20 की अगर आप बात करते हैं तो एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ऑब्वियसली हमें पेशेंस की तो वैसे ही कमी है, हर चीज के अंदर हमें कमी है, तो वो क्रिकेट के अंदर भी काफी स्पेशली देखने वालों में नजर आती है कि जो मिडिल ऑर्डर के आपके बैट्समैन होते हैं उनकी आप एवरेज नहीं देखते, उनका आप देखते हैं कि मैच विनिंग उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी। तो आई थिंक आसिफ अली जितना भी खेले, अगर आप वो देखें उन्होंने मैचेस आपको जिताए हैं, उसके बाद खुशगिल भी आपको उसने मैचेस जिताए हैं। ऑब्वियसली आप उनकी एवरेज निकालने की चाहते हैं और वो तो 10 की एवरेज है या 12 की एवरेज है, लेकिन उनसे आप इतनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब उनको 8-10 बॉलें मिलेंगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनकी 30 या 40 की एवरेज नहीं होगी, तो उस टाइम के ऊपर उनकी परफॉर्मेंसेज आई भी है। ठीक है, उसमें बेहतरी हो सकती थी, मुझे नहीं कहता कि बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी उस टाइम पे, उस पर आप कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट उसके नजदीक नजदीक ही थे। तो मिडिल ऑर्डर वाला मसला अगर आप अगले वर्ल्ड कप के अंदर देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी चीजें सेटल होती हुई नजर आएंगी इसके अंदर। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो हमारा मसला था मिडिल ऑर्डर का वो काफी एक बड़ा था, वो टीम प्लान जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर भी चीजें, क्योंकि देखने को आप सिर्फ करेंगे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन उसमें देखना होता है कि कितने ओवर्स उनके मिल रहे हैं, कितनी बॉलें उनको मिल रही है, क्या रोल है उनका। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन करते हैं तो फिर जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आते हैं आप वही पिक करते हैं। अच्छा, एक और सिलेक्शन पे मैं बात करना चाहूँगा शान मसूद के हवाले से। शान मसूद हमें शुरू से, जब से वो क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की, एक टेस्ट कमोडिटी के तौर पे नज़र आए और उनकी परफॉर्मेंस भी हमने देखी कि टेस्ट में बहुत अच्छी थी। बट जब वर्ल्ड कप में आपका कोई मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर रहा था, उससे प्री सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ट्राई नेशन खेला गया, और उसके अलावा भी इवन नवाज ने और शादाब ने अच्छा परफॉर्मेंस दी, बट मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहा था, तो आपको सहारा लेना पड़ा और आपने शान मसूद की इंडक्शन की। बिट्स एंड पीसीज में उनकी भी परफॉर्मेंस नज़र आई, बट हमें कोई उनकी तरफ से जो एग्रेशन होना चाहिए, T20 की जो डिमांड थी वो समहाउ फुलफिल नहीं कर पाए। आपको लगता नहीं है कि वो एक टेस्ट कमोडिटी ही थे और कोई लड़का ना होने की वजह से मजबूरन आप लोगों को शान मसूद की तरफ जाना पड़ा? और अभी रिसेंट मिसाल भी जो भी फॉर्म चल रही है उनकी ओडीआई और T20 के अंदर भी देखा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। कैसे देखते हैं उस टाइम की सिलेक्शन और अभी के लिहाज से भी? देखिए, एक तो उसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आई थिंक बहुत अच्छी थी, वन ऑफ द टॉप स्कोरर आपको नजर आएगा पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन वहां की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम भी बड़ी एक डिबेट थी कि वो शान को क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे, आपने भी बड़े प्रोग्राम उस पर किए होंगे और आई एम श्योर आपने किए होंगे, क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे। एक तो उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर थी, चाहे वो T20 की थी, चाहे वो PSL की परफॉर्मेंस थी, चाहे आपके जो वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर होते हैं फर्स्ट क्लास, हर जगह उसने परफॉर्म किया था। लेकिन मुझे जो इशू आ रहा था वो यही था, तो परफॉर्मेंस जितनी भी आ रही थी वैसे ओपनर आ रही, जिसकी वजह से मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और मैं ये लॉजिक देता भी था कि जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा कि वो मिडिल ऑर्डर में खेले, तो परफॉर्म करे, वहां पे थोड़ा शो करे कि यू कैन डू द जॉब इन द मिडिल ऑर्डर ऑल्सो। तो वो फिर जब हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसके अंदर वो मिडिल ऑर्डर खेले, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद फिर हमने उनको इंडक्ट किया और वहां पे मुझे परफॉर्म किया इंटरनेशनल में भी आके। तो देन वी थॉट कि एक लेफ्ट हैंडर की हमें वैसे ही जरूरत थी, मिडिल ऑर्डर के अंदर जगह भी मौजूद थी, उन्होंने एविडेंस भी दे दिया था, दैट्स हाउ ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। और जो अभी की आप बात कर रहे हैं वो देखिए कंफ्यूजन अब उसमें मुझे जो लग रहा है कि रोल्स शायद क्या, मतलब मिडिल ऑर्डर आप पिक कर रहे हैं या आप ओपनर पिक कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पिक कर रहे हैं और ओपनर खिला रहे हैं, या ओपनर खिला के आप मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं। आई थिंक इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी की मुझे कमी नजर आ रही है कि उसको किस रोल पे खिलाना है, क्योंकि अभी की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कंसिडरिंग टीम की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरीके से आपने
थोड़ी सी एग्रेशन भी आपको चाहिए, इवन वनडेज के अंदर पावर प्ले को आपने यूज भी करना है, उस चीज की थोड़ी सी कमी तो डेफिनेटली नजर आ रही है। वसीम भाई अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर आजम और फर्दर टीम के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। मोहम्मद वसीम से डिस्कशन कर रहे थे, अभी कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा वसीम भाई, मैं प्लेयर्स के हवाले से बात करने से पहले एक पॉइंट मेरे माइंड में था और अभी मेरे उस पर आपसे ओपिनियन भी जानना चाह रहा था। पास के अंदर प्रेसिडेंट ये रहा कि जब कोई टीम 99 का वर्ल्ड कप की बात करे, फाइनल हम हारे, इसी तरह हमें याद पड़ता है 96 का क्वार्टर फाइनल हारे, फिर 2007 का फाइनल हम T20 का हारे, तो टीमें ना छुप के आती थी बड़ा। बट अभी हमने देखा कि जब सेमीफाइनल या फाइनल के बाद पीसीबी ने स्पेशल अशाइया रखा, एक बड़ा अच्छा किस्म का रिसीव उनको किया, इनामात भी शायद प्रॉब्ली दिए गए। तो आप क्या देखते हैं कि अब क्या लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा हो गई है या पीसीबी ने खुद से कोई ऐसी चीज़ ये क्रिएट की कि चलें इस अब या फेस सेविंग के लिहाज से कुछ लोगों का मानना है कि ये उस लिहाज से किया जा रहा है? आप खुद कैसे देखते हैं एज ए प्लेयर और एज ए चीफ सेलेक्टर? देखिए, इसमें अगर आप मैं उस दौर में जाना नहीं चाहता, लेकिन चले 99 की अगर आप बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की बात करते हैं या इवन 96 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो वो हमारी टीमें उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ी टीमें थी और दे स्टार्टेड ऑफ एज फेवरेट्स। ये वो बनी हुई टीमें थी आपकी। अब जो अभी की हमारी टीम थी, ऑब्वियसली हम अगर आप देखते हैं तो टीम यंगस्टर इसके अंदर काफी थे और मतलब एक टीम इमर्ज कर रही थी। जी और फिर मैं कहूंगा कि रेट कोई भी नहीं कर रहा था, हमारे अपने लोग रेट नहीं कर रहे थे, तो और कौन रेट उसको करता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक वो रिजल्ट्स जिस तरह क्या है और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है कि इवन फाइनल भी अगर आप हारे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो क्रिकेट हमने फाइनल में खेली है तो वो जितनी भी दाग उनको मिली है वो उसके मुस्तहक थे जी कि जिस तरीके से वो लड़े हैं, जिस तरीके से फाइनल में पहुंचे। और उसके बाद फिर वही बात है कि लक थोड़ी सी हमारे साइड पे होती तो शायद हम फाइनल जीत जाते। लेकिन आई थिंक इसमें क्रिकेट समझने में शायद आप कह सकते हैं कि थोड़े से ऑब्वियसली सोशल मीडिया आ गया है, बंदे के पास एक्सेस है या वो मैचेस में पुराने हर देख सकता है, तब से भी सुनता रहता है, तो शायद अवेयरनेस भी ज्यादा आ गई है कि सिर्फ ट्रॉफी जीतना ठीक है, हर बंदे का ख्वाहिश यही होती है कि ट्रॉफी जीते, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं, वो चीजें भी मैटर करती हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पीजी राय हमारी लड़कों को मिली। अच्छा वसीम भाई, दूसरी एक चीज़ मैं कप्तानी के हवाले से पूछना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन बॉर्न होता है, कुछ कहते हैं कि लर्निंग कैप्टन होता है। सरफराज को कहा जाता था एक बॉर्न कैप्टन है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो शुरू से करता आ रहा था। बाबर को कहा गया कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीखेगा। एक तो आप किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड को आप सपोर्ट करते हैं, लर्निंग होता है या बॉर्न होता है? दूसरा ये बताइए, बाबर जब आए तो शुरू में ओबियसली अभी भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका स्टॉप आ जाता है, कुछ चीज़ें डिफरेंट इनोवेशन नहीं लेके आते। शायद कुछ सेट पैटर्न उन्होंने पहले प्री डिसाइड किया होता है कोच के साथ, उस तरह ही चलते हैं। जिस तरह एक मैच हमें पिंडी वाला T20 की बात करें तो वो चैपमैन हिटिंग कर रहा है तो सब सोच रहे थे कि इफ्तिखार को डालना चाहिए, करवाना चाहिए। वर्ल्ड कप के अंदर भी लगा कि कहीं उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग ऐसी नहीं की। तो एक तो आप बाबर को कैसे रेट करते हैं एज ए कैप्टन और वो कितना इम्प्रूव हो रहे हैं? सेकेंडली ये बताइए, क्या एक र्यूमर चला था जब शुएब मलिक वगैरह सरफराज को वर्ल्ड कप में ऐड किया गया तो उसमें ये भी बात सुनने को आई, फिर मैं ज़राए का वर्ड यूज़ करूँगा, आप उसको एग्री कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं, कि अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो पीसीबी काम का या चेयरमैन साहब और शायद आप भी उसका पार्ट होंगे डेफिनेटली, कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर बाद में कैप्टन ही चेंज कर दिया जाएगा। बट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, उसके बाद फैसला किया गया कि अब बाबर के साथ ही स्टिक करना है। इसमें कितनी सदाकत है ये प्लीज़ बताइएगा। देखिए, एक तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि बोर्न लीडर जो होता है, कुछ आपके ऑन फील्ड ऑन जॉब सीखते हैं आके ना उनसे, तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन तो वही होता है कि जो आपके पास एक ट्रेन कैप्टन हो। लेकिन वो तभी है ना कि वो आपके पास वो मौजूद हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। नहीं होता इस तरह का ऑप्शन तो फिर आप चाहते हैं कि कोई कौन सा ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये चीज है कि वो डेवलप हो सकता है। बाबर इज वन ऑफ दोज। अगर आप देखते हैं तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है उनकी तो टर्निंग के अंदर, उनकी जो मैनेजमेंट है बेहतर हुई है, ऑन फील्ड डिसीजन में बहुत ज्यादा आपको बेहतरी हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जो चीज गेज करेंगे वो आपके रिजल्ट से ही करेंगे कि या टीम के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो कप्तान अच्छा कर ही रहा है तो तभी आप जीत रहे हैं मैच। अगर कप्तान बुरा करेगा तो मैच हारेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो दोनों चीज कंबाइन जब आप करते हैं तो फिर आप एक डिफरेंट डिबेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पीछे तो मैचेस भी जीत रहे थे, वो रन भी कर रहा था, लेकिन फॉर सम रीजन बात उसकी कप्तानी के ऊपर ही आ जाती थी। मुझे याद है कि एक हमारे बड़े एक वो
एनालिस्ट थे, बड़ा मेरे दोस्त भी है, वो बड़ा तबसरा करते थे, वो जिम्बाब्वे पे मैचेस हो रहे हैं तो इनको तो 3 दिन में जीतना चाहिए ये टेस्ट मैच, चौथे दिन जाके जीते हैं। वो अगला मैच है 3 दिन में जीत गए थे, फिर उन्होंने कहा जी 2 दिन में जीतना चाहिए था, 3 दिन में क्यों जीते ये मैच। तो वो इस तरह की चीजें फिर चलती रहती हैं। आई थिंक बाबर डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहा है, और जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ऑब्वियसली वो एरिया एक ऐसा था कि जो आइडेंटिफाई शुरू में हुआ था, जिसकी वजह से हमने सर्विसेज हायर की थी, डेटा साइंटिस्ट, डेटा हमारे बड़ी फॉर्म है इंग्लैंड की, वो हमारे साथ इन्वॉल्व थे वर्ल्ड कप के अंदर भी, कि वो हमें स्ट्रैटेजी के अंदर भी हेल्प करते थे कि किस तरह प्लेयर्स को यूज करना है मैचअप्स के ऊपर। तो टीम के साथ एनालिस्ट भी मौजूद हैं, तो आई थिंक इन चीजों के ऊपर भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया था कि जहां पे शुरू में मैंने देखा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, मैंने जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि क्या ये 2020 के वर्ल्ड कप से पहले डिस्कशन थी कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और या टीम बुरा करती है तो कैप्टन भी चेंज कर दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की डिस्कशन होती है, वो रिजल्ट आने के बाद चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन इस तरह की कोई डिस्कशन मतलब मेरे इल्म में नहीं है जी कि जहाँ पहले से डिसाइड कर लिया हो। तो आई थिंक जब भी कोई बड़ा इवेंट आप खेलते हैं तो चीजें आप वैल्यूएट उसके बाद ही करते हैं, क्योंकि मेरे से भी क्वेश्चन यही आता था जी कि अगर टीम हार जाती है तो आप क्या करेंगे, या इस लड़के का क्या करेंगे, उस लड़के का क्या करेंगे। तो जब भी कोई आपका इवेंट आता है उसके बाद चीजों को वैल्यूएट किया जाता है, पहले से आप ना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ना ही आई थिंक आपको डिसीजन का ऑलरेडी माइंड में बना लेनी चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो आई थिंक वो डिसीजन आपके जितने भी रिजल्ट थे वो आपके सामने थे, और उसके बाद चीजें स्मूथली चली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कुछ ओवरऑल टीम पे भी डिस्कशन करते हैं। वसीम भाई, सबसे बड़ी क्रेडिट पे चीज़ जो जाती है वो आप लोगों ने जो एक टॉप 4 का जो एक कॉम्बो बनाया वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। अगर ओडीआई के कॉन्टेक्स्ट में अंदर बात करें तो ओबियसली जिस तरह इमाम को आपने और साथ फ़खर का पेयर बनाया, फिर इस तरह नंबर 3 पे बाबर का शुरू से ही 2015 से वो आ रहा है, फिर अभी रिजवान 4 पे आ रहा है, या अब्दुल्ला शफीक को दिया गया। 3-4 का तो स्लॉट आप लोगों ने एक अच्छा फिक्स किया, जिसकी वजह से रिजल्ट भी, मेरा मानना यह है कि ओडीआई की जो कंटिन्यूटी हमें नज़र आई और नंबर 1 रैंक तक गए, आपको क्रेडिट जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम, हम मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर में एक इस जो अभी रिसेंट आपके बाद की जो टीम सिलेक्शन है, इन्होंने आपने देखा कि 6 ओपनर इन्होंने टी20 में डाले, और ओडीआई के अंदर भी लॉट के अंदर सारे ही ओपनर थे, सिर्फ एक हारिस सुहेल और उस्मान अली आगा थे। और सब का मानना यह था कि इफ्तिखार परफॉर्मर है, रिसेंट पास के अंदर जितने भी मिडल ऑर्डर की लॉट थी सबसे बेहतर वो था, उसको चांस नहीं दिया गया। तो आपको लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप को कंसिडरिंग वर्ल्ड कप हारिस सुहेल और सलमान अली के साथ इफ्तिखार को भी होना चाहिए, या इसके अलावा आपको चौथा नंबर का भी एक इशू है? अभी आपने बाबर की भी रिजवान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसने कहा जी मैं कंफर्टेबल 4 पे हूँ, मुझे ये नंबर दिया नहीं जाता, मैनेजमेंट क्या सोच रही है मुझे नहीं आइडिया। तो इस मिडल ऑर्डर और ये नंबर 4 के हवाले से ज़रा प्लीज़ बताइए कौन सा प्लेयर फिट इन होता है इसमें? देखिए परफॉर्मेंस जिस नंबर पे आपने परफॉर्म किया, अगर आपने मैच जिताए हैं तो ऑब्वियसली आपकी बेस्ट पोजीशन तो वही होती है, उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस हो, इसी यानी रिजवान रेफर भी कर रहा था। बाकी देखिए मिडिल ऑर्डर के अंदर देखिए सलमान अली आगा आपके और इफ्तिखार ने जैसा परफॉर्म भी कर दिया है, वो पहले भी टीम का हिस्सा रहे हैं वनडे की टीम का। तो साथ में जो हमने ट्राई किया था उस टाइम पे शुरू में आसिफ अली को भी ट्राई किया था, लेकिन बाद में खुशदिल शाह इस टीम के एक अहम रुकन थे मिडिल ऑर्डर के अंदर। और उन्होंने अगर आप लास्ट मैचेस भी उठा के देखें तो तकरीबन सारे ही मैचेस में उन्होंने अपना रोल अदा किया था जो उनका था, और पाकिस्तान को मैचेस जिताए हुए थे। तो एक तो थोड़ा सा मुझे कुछ दिल के T20 में तो ठीक है उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप इसकी जगह किसी और को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वनडे के अंदर टीम से वो बाहर नहीं होता था। लेकिन फिर वही है ना कि आप आए हैं तो कुछ नए लड़के लेके आए हैं, तो उस चक्कर में आपने तितर बितर थोड़ी सी टीम कर दी है। तो आई थिंक मैं अभी भी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं खुशदिल पे जाता हूँ कि खुशदिल को इस मिडिल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, साथ में इफ्तिखार और आपके सलमान अली आगा है, तो बाकी आपकी टीम सॉर्टेड है, आपके ऑलराउंडर्स मौजूद है। क्योंकि आपने ब्रेक से पहले भी बात की थी कि मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था, और आपको नवाज और शदाब मैचेस जिता रहे थे। नवाज एंड शदाब आर पार्ट ऑफ अवर टीम, पार्ट ऑफ अवर मिडिल ऑर्डर। जी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने मैच जिता दिया, मिडिल ऑर्डर नहीं जिताया। वो 4 पे भी खेले हैं, वो 3 पे भी कभी कभी मतलब उनके नंबर चेंज होते रहते थे। दे वर प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैटर ऑल्सो। आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर आप उनको कहते हैं, लेकिन तो वसीम भाई वो T20 ये कह फॉर्मेट रहे था, थे कि उनकी वो परफॉर्मेंस तो ना मैच जिता T20 में रहे थे। थी। वसीम भाई एक चीज मैं उसमें ऐड करता जाऊं, T20 वो की बात परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। T20 में थी, ओडीआई में उनकी अभी टेस्ट नहीं, नहीं किया। आपका सवाल जो था, नहीं ब्रेक से पहले बात T20 की हो रही थी ना, जी। कि हमें आजम की बात जब आप कर रहे थे, शबीर की कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी ये लड़के जब भी आप टीम बनाते हैं, तो अभी भी आप टीम जब बनाते हैं तो आप ओडीआई की अगर आप बात करते हैं तो आप नवाज और शादाब दोनों खेल रहे हैं अगर,
तो आप कहेंगे यार ये भी हमारा मिडिल ऑर्डर है, ये 7-8 नंबर तक हमारी बैटिंग जाती है। तो वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आप ये दोनों भी ऐड करते हैं, तुफान ने जैसा परफॉर्म आगे कर दिया है, जो रोल एक चाहिए था फिनिशर वाला, तो आई थिंक ये आपके बेस्ट आपके ऑप्शंस बनते हैं। हारिस सुहेल मेरा नहीं ख्याल है कि इस टीम के अंदर उसकी जगह बनती है, क्योंकि देखिए जब आप कोई प्लेयर ऐसा लेके आएंगे जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, कि बाकी टीम भी आपकी डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो प्लेयर और हैं जिनके ऊपर आपके दौर में बात होती रही कि आप शायद आप और आपकी जो कमेटी है, जो सिलेक्शन टीम है, वो उस पर सपोर्ट नहीं करती थी या समझती नहीं थी। सरफराज टीम का पार्ट रहते तो थे लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता था, और हमारा एक सिस्टम का भी अनफॉर्चुनेटली कल्चर का भी पार्ट है कि दूसरे नए लड़के को चांस देना भी हम गवारा नहीं करते। और जब हम सीरीज़ जीत जाते हैं तब भी हमने देखा कि किसी जूनियर को, या इवन अभी जैसे रिजवान के साथ हारिस होता है, मोहम्मद हारिस, इसको भी नहीं खिलाया जाता। मजबूरन अभी एग्जांपल हमने देख ली है एक अफगानिस्तान की सीरीज़ के अगेंस्ट के, तमाम सीनियर को बिठाया गया कि जी चले जूनियर को हम खिलाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं आपके ऊपर? और दूसरा इमाद वसीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी थी, बट उसके बाद एक साल वो क्रिकेट नहीं खेला। इन दो प्लेयरों के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या प्लान था, किन रीज़न से ये टीम में फिट इन नहीं होते थे, तो प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि ख़ासतौर पर सरफराज को जब चांस दिया गया तो उसने तो आपको सीरीज़ बचा के दी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हाँ देखिए, जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी की बात है तो ऑब्वियसली आपने एक स्क्वाड बना के देना, उसके बाद जो प्लेइंग 11 ऑब्वियसली वो कैप्टन और कोचेस उनका काम होता है। सरफराज मतलब अभी भी जब सरफराज खेला था ना, तो एकदम से ऐसे ऐसे वो लोग क्रेडिट लेना शुरू हो गए थे कि अपने सरफराज को ले आए, हम सरफराज को ले आए। सरफराज कहीं भी नहीं गया था, सरफराज कभी भी टेस्टिंग से ड्रॉप नहीं हुआ आपकी, उसने जितने ऐसे थे वो खेल रहा, सो ही वाज ऑलवेज विद द टीम। लेकिन वो हाइप ऐसी क्रिएट की जाती है ना, हम आए हमने सरफराज को खिला दिया। सरफराज पहले से सिलेक्ट था, वो टीम का पार्ट था। तो एक तो ये चीज क्लियर हो जाए। दूसरा आपने बात की है कि इमाद वसीम के जो चांस वाली है, वो फिर मैं कहूंगा कि वो एक जो स्ट्रैटेजी है वो टीम मैनेजमेंट ने बनानी होती है। वर्कलोड जो मैनेजमेंट है वो भी उन्होंने देखनी होती है, एक्सपर्ट्स ने देखनी होती है ना। ये मतलब मैं उनसे राय जरूर लेता था कि कैसी चीजें चल रही हैं, कौन सा बॉलर ऐसा है जिसको रेस्ट चाहिए, उस बेस के ऊपर हम थोड़ा रोटेट करते थे चीजों को। लेकिन ये चीज कि अब जो आपने देखा है कि शारजा में जो किया हमने, वो तो एक्सट्रीम लेवल का है ना, बिल्कुल जहाँ से मतलब फारिग फैसला था कि आप उन कंडीशंस के अंदर, मुश्किल कंडीशंस आप कह सकते हैं, उनका होम जी ग्राउंड वसीम है। भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आके मैं यहीं से आपसे दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम मोहम्मद वसीम से स्क्वाड के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। वसीम भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सरफराज अहमद और इमाद वसीम के हवाले से। अच्छा कंडी, अब ये बताइएगा, इमाद वसीम तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली जो अभी करंट पीसीबी की मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, वो शायद इसको कैरी नहीं करना चाहते। अब हमारे पास 3 स्पिनर बचते हैं, नवाज़ हैं ओबियसली, शादाब, और अभी उसामा को भी हमने देखा कि उसामा मीर भी टीम का पार्ट बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जो कंसिडरिंग इंडिया की विकेट्स और सारा वर्ल्ड कप के हवाले से, 3 स्पिनर 2 टैक बॉलर के साथ जाना चाहिए फास्ट बॉलर के साथ, या 3 फास्ट बॉलर के साथ और 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? हाँ देखिए, जो अच्छी चीज है ना पाकिस्तान के लिए कि वी आर ब्लेस्ड विद नवाज एंड शादाब, ये दोनों आपके कह सकते हैं पूरे बॉलर भी हैं और आप पूरे बैट्समैन भी, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो जहाँ पे टीमें एक स्पिनर खिलाने का सोचती हैं, वहां पे ये दोनों खेल सकते हैं क्योंकि बैटिंग का दोनों का हासिल है। तो आई थिंक 3 स्पिनर्स काफी हैं स्क्वाड के लिए। उसामा जैसी बॉलिंग कर रहा है, आई थिंक उसने भी अर्न की है अपनी जो जगह है टीम के अंदर। आई थिंक 3 स्पिनर तो आपको चाहिए स्क्वाड के अंदर भी, और कम से कम 4 फास्ट बॉलर आपको स्क्वाड के अंदर चाहिए। और वहां पे जाके कंडीशंस को देख के कि आप 2 से जाते हैं 3 से जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है कि हम फास्ट बॉलिंग हमें ज्यादा मैचेस जिताती है किसी भी पिच के ऊपर। आई थिंक 3 फास्ट बॉलर से तो आपको जाना ही होगा। अच्छा, थोड़ी सी फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो हमारी जो सबसे प्राइम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रहे, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इंजरी के बाद थोड़ा सा फिटनेस के इश्यूज हैं, और अभी पेस भी उनका 5-6 नॉच नीचे ड्रॉप कर चुका है। हारिस रऊफ बहुत बड़े विकेट टेकर के तौर पे सामने आए वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, बट इंजरी के बाद उनका भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कंसिस्टेंट नहीं है। अभी उन्होंने विकेट्स तो लिए इस सीरीज में, बट एक चीज़ हमें लैक करते नजर आ रहे हैं, हम डेथ ओवर के अंदर बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हम विकेट नहीं ले पा रहे। आपको क्या लगता है कि हमारे ये जो पेस बैटरी है इसमें फिटनेस का मसला है? यही हमने देखा कि नसीम शाह को अब ओडीआई का और T20 का पार्ट रखा जा रहा है। पीछे उनको काफ़ी रन हुए, बट इस ओडीआई में बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, बट कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में और डेथ ओवर में प्रॉब्लम नज़र आता है। अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं दूसरी बात कर लूँ
तो हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने ज़मान खान को ट्रेन किया और इन्होंने भी T20 सीरीज़ में उसको चांस दिया। तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के अंदर ये तीनों ही आपके मेन अटैक होंगे, या ज़मान खान और उसके अलावा एहसानुल्लाह? जिस तरह मेरा तो मानना ये था पर्सनली कि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। 150 150 नॉच से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बॉल करना आसान काम नहीं होता, तो उसको मैक्सिमम एक्सपीरियंस देते। मुश्किल विकेट्स के ऊपर 2 मैच खिला दिए, जो आसान विकेट बेहतर थी बॉलिंग के लिहाज से, उस बेचारे को चांस ही नहीं दिया गया। एक तो इन तीनों का बताइए, और ये 2 नए यंगस्टर हैं, इनके इंडक्शन के हवाले से भी बताइए प्लीज। देखिए मिडिल ओवर्स का थोड़ा सा इशू है, डेथ बॉलिंग का हम इशू नहीं है। आई थिंक हारिस का अगर हम देखते हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग बॉलर्स में आता है, स्पेशली डेथ बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं। नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है वाइट बॉल क्रिकेट में, और शाहीन का भी ठीक है, एनजी से वापस आता है, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। तो आई थिंक कि वो मैचेस बैक टू बैक भी आप कह सकते हैं, कितना ज्यादा गैप नहीं था, तो उसके अंदर थोड़ा सा होता है कि आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा गिर जाता है। लेकिन अभी गैप आपका आ रहा है, तो होपफुली कि आपके यही बेस्ट बॉलर्स हैं जिन्हें आपको मैचेस जिताए हुए हैं, तो दे विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। तो उनकी फिटनेस के ऊपर या उनकी फॉर्म के ऊपर इतना इशू वो मुझे नजर नहीं आता है कि नया बॉल और आपका पुराना बॉल सॉर्टेड है। मिडिल ओवर्स में ऑब्वियसली आपको विकेटें चाहिए होती हैं। अगर आप पास में देखते हैं कि जब हम चैंपियन ट्रॉफी भी जीते थे, तो उसके अंदर जो हमारा सबसे एक बड़ा वेपन था कि हम मिडिल ओवर्स में विकेटें लेते थे, वो शादाब होते थे, हसन अली होते थे, वो विकेटें लेते थे और आपको मैचेस वो मिडिल ओवर्स में ही जिता देते थे। ये एरिया थोड़ा सा इंप्रूव होने वाला है। अभी शादाब भी इंजरी से वापस आए हैं, उनकी भी इंजरीज ऑन और ऑफ वो चल रही थी, तो होपफुली वो भी जब फिटनेस अपनी और फॉर्म गेन कर लेंगे, तो मिडिल ओवर्स में उनका रोल इंपॉर्टेंट है कि वो आपको विकेट लेके दे। बाकी वसीम जूनियर जैसी बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह नसीम शाह है, आपके शाहीन है, हारिस है, तो आई थिंक फास्ट बॉलिंग तो आपकी सॉर्टेड है, और स्पिनर्स भी आप उसामा को डालते हैं, तो ये 7 बंदे तो आपके वर्ल्ड कप के पक्के आपको नजर आते हैं। तो आई थिंक बॉलिंग का इतना इशू मुझे उस तरह बस एक ही है कि मिडिल ओवर्स में अपने विकेटें कैसे लेनी है, चाहे शाहीन को हम जल्दी वापस लेके आए मिडिल ओवर्स के लिए, या हारिस से 2 ओवर 3 ओवर करवाने हैं, या वसीम जूनियर से नॉर्मली यही स्ट्रैटेजी होती है कि आपका एक जो प्राइम फास्ट बॉलर है वो आके बीच के ओवर में आके विकेट लेने आता है। आई थिंक बॉलिंग का इतना इशू मुझे नजर नहीं आ रहा है, एज लॉन्ग कि हम बैटिंग के अंदर हम चेज अच्छा कर सकें या बड़े टारगेट एक सेट कर सकें। उसमें मुझे थोड़ा एहसानुल्लाह और ज़मान खान के हवाले से कुछ ऐड करना चाहें आप, इन दोनों को कैसे देखते हैं और फ्यूचर के लिहाज से ये कितने इंपॉर्टेंस रख सकते हैं इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर? देखिए बहुत टैलेंटेड है, दोनों बहुत टैलेंटेड है, दोनों ने परफॉर्म भी किया, बट आई वुड से कि थोड़ा सा जल्दी कर गए हम। फिर बात वही आ जाती है ना कि हम थोड़ा सा वो अपने आप दिखाने के लिए हम चीजों को थोड़ा सा जल्दी वो करने की वो कोशिश करते हैं। शाहनवाज धानी कहाँ गया आपका एकदम से? वो आया, उसने परफॉर्म भी किया, हालांकि उसके इतने ज्यादा मौके नहीं मिले थे, आपने उसको एकदम से साइड लाइन करके आपने एक और पीएसएल के परफॉर्मर आगे लेके आए। शाहनवाज धानी भी आपका बेस्ट बॉलर पीएसएल का ही हुआ था इससे पिछले साल, अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी हम नंबरिंग ऊपर नीचे जब करते हैं उससे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़मान हो गया, एहसान हो गया, ब्राइट फ्यूचर है, इनको आप एक्सपोजर दें ऑन एंड ऑफ जब भी मौका मिलता है, लेकिन एकदम से आप कहेंगे कि ये आपकी मेन बॉलर आपके बन जाएंगे, तो वो बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी कि उनको आप खेलने दें। तो अगले वर्ल्ड कप को आप जेन में रखिए और वो चीजें करें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग आपकी मुझे वो सॉर्टेड नजर आ रही है, इसके अंदर कोई गुंजाइश उस तरह भाई आपने अपने क्वेश्चन के अंदर पहले भी मैंने बात की कि यूएई के अंदर बच्चों को भेज दिया, और यहाँ पे होम सीरीज जहाँ पे हल्की टीम आई हुई थी, अब पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे चांस देना चाहिए था आपको, चाहे वो तैयब ताहिर थे, चाहे आप वो जितने भी बाकी बैट्समैन हमारे वहां पे खेले हैं, या एहसानुल्लाह, ज़मान, इनको जहाँ पे ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे। अच्छा, उसमें जिस तरह आपने कहा साइम अयूब भी एक बच्चा है जिस पे बात करनी चाहिए, जिसने उसने परफॉर्मेंस दी है, खासतौर पे इन विकेट्स के ऊपर आप चांस देते तो ऑब्वियसली मेरा मानना भी यही है कि बहुत बेहतर होना था। अच्छा, उसमें एक आपने जैसे बात की, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारा जो सिलेक्शन कमेटी आपके रजीम में भी, बाद में भी, पहले भी पीएसएल की परफॉर्मेंस बन चुका है। इवन दो कि होना तो कायदम ट्रॉफी चाहिए जो सबसे लंबा फॉर्मेट है और जिसने डोमेस्टिक को वैल्यू दी है, बट हमने देखा कि 2-4 छक्के मारने से, आउट करने से हमारी जितनी भी सिलेक्शन होती है वो पीएसएल बेस बन चुकी है। आप क्या समझते हैं? आपने तो खुद 2 साल सारी इस चीज़ को लीड किया है, देखा है, तो क्या ये एक मीडिया की हाइप बनती है या मजबूरी बन जाती है? क्या ऐसे वजूहात बनती है कि आपको पीएसएल की वजह से लड़के को कंडक्ट करना पड़ता है? तो 2 साल में मुझे एक लड़का बता दो सिर्फ प्योरली पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आया हो मेरे 2 साल के अंदर। नहीं, वो परफॉर्मेंस कमबैक की बात करते हैं, जैसे शुएब का कमबैक हुआ वो T20 की परफॉर्मेंस के बाद ही टीम में हुआ था। आजम खान ने भी पीएसएल में परफॉर्म किया था, वो टीम में आया था। तो परफॉर्मेंस उधर देते हैं तो फिर ही टीम में आते हैं। डोमेस्टिक देखी थी आपने उनकी? मैं डोमेस्टिक भी देखता हूँ जी। नहीं देखी थी ना, यही प्रॉब्लम है।
कि हम डोमेस्टिक Normally, नहीं देखते हैं। जनरल अगर बात करें तो वो यही होता है कि जिसने पीएसएल में फॉर्म किया फौरन बाद मैं में। आपको हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी ना आके, जी तो मैंने इसी चीज को चेंज किया था कि हम, हालांकि पीएसएल भी हमारे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ही आता है, वो अपना ही ब्रांड है, जी। लेकिन सिर्फ प्योरली आप पीएसएल की परफॉर्मेंस को ज्यादा वेटेज दें, ये भी जाती थी। और इस चीज को मैंने आगे तोड़ा था। अगर आप जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं तो पीएसएल के साथ आप उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया हुआ था। जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए थे, मुझे याद है मोहम्मद हारिस जब सिलेक्ट हुए थे, वो लोगों ने शोर मचा दिया जी कि वो तो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आ गया। वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आया था, वो जी। वनडे के अंदर पहले आया था, उसकी लिस्ट एक की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम के अंदर आया था, और उसके बाद वो पीएसएल खेला था। लेकिन मशहूर बाद में क्या हो गया कि वो पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया था कि पीएसएल में उसने परफॉर्म किया, हालांकि वो उससे पहले सिलेक्ट हो चुका था। वो सीरीज हुई नहीं थी न्यूजीलैंड वाली, जिस वजह से शायद लोगों ने इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। तो मेरे टेनोर के अंदर आपको इस तरह की एग्जांपल कोई नहीं मिलेगी कि जहां पे आपके जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ, ये ऐसा, ये भी नहीं है कि उसको वेटेज आपको नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ में आपकी जो डोमेस्टिक है उसकी भी वेटेज आपको दोनों को मिला के फिर आपको देखनी चाहिए भी कि अब ये कहाँ पे लड़का स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसी में लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, अभी सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जो है वो एशिया कप की होस्टिंग है। ऑब्वियसली आप थिंक टैंक का पार्ट भी रहे और आपने माशाल्लाह क्रिकेट खेली भी बहुत। क्या लगता है ये कितनी रियलिटी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को एशिया कप की होस्टिंग मिलेगी? क्योंकि दूसरी तरफ भारत का हमने स्टांस देख लिया कि उसने तो अपनी मोनोपोली शुरू कर दी है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी शुरू कर दी। उन्होंने 5 मुल्क की टूर्नामेंट के लिए टीमों को राज़ी करना शुरू कर दिया है। पीसीबी ने भी कोशिश की है कि अगर वो नहीं होता तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाने से इन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे और हम 3 मुल्क की कोई टूर्नामेंट करवा लेंगे। अब उसकी भी देखें क्या फिजिबिलिटी बनती है। आपके ख्याल में ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? अगर नहीं हो पाता तो पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए और क्या मूव करना चाहिए इसमें? देखिए इस पे वो आइडियली तो यही था कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी, इवेंट होना चाहिए था। आई कांट सी एनी रीजन कि क्यों नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली काफी चीजें आपको भी पता है कि आईसीसी लेवल के ऊपर भी किस तरह चीजें हैंडल की जाती हैं, तो मुश्किल तो हालात तो लग रहे हैं कि ऑब्वियसली इंडिया की टीम में पाकिस्तान आना नहीं है, वो तो एक चीज आपको एक नजर आ रही है कि वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो बाकी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि वो कौन से मॉडल को वो किस तरफ वो जाते हैं, कि वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाते हैं, जिसकी आप अब जो इतलात आ रही है कि शायद वो उससे भी वो इनकारी हो गए हैं कि नहीं न्यूट्रल वैल्यू नहीं, स्पेशली यूएई के अंदर शायद वेदर की वजह से भी एक्सट्रीम वेदर वहां पे होगा, तो वहां पे नहीं होने चाहिए। तो अब लेट्स सी कि किस तरफ चलते हैं। वैसे अभी देखें 8-10 फेरे और लग जाएंगे इसी बहाने, चलो अच्छा है, दुबई के ट्रिप हो जाएंगे लोगों के। सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये एशिया कप की होस्टिंग रहे हमारे पास। उससे बड़ी चीज़ तो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग है, और वो हम पूरी दुआ और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है फ्लरिश करे। वसीम भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और हम इसी तरह दुआ करते हैं कि आप दोबारा किसी ना किसी ऐसे ख़ास रोल पे आएँ और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेटरमेंट के लिए अपना खास रोल प्ले करते रहे। आपके टाइम का अगेन बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने बड़ी खूबसूरत मोहम्मद वसीम की। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।